हेलो स्टूडेंट, तुम कब जाओगे अतिथि। इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि जो लेखक के घर में मेहमान आए हुए थे उन्होंने लेखक से कहा कि धोबी को कपड़े धुलने के लिए देना है, तो वो लॉन्ड्री वाले का पता पूछ रहे थे। अब ये सब सुनकर लेखक की जो पत्नी थी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, गुस्से से वो लेखक की तरफ देख रही थी। तो लेखक के घर में जो मेहमान आए थे उन्होंने जो कपड़े में लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए दिए थे, तो अब उनके कपड़े जो है वो धुलकर वापस भी आ गए हैं, फिर भी वे लेखक के घर में टिके हुए हैं। पेज नंबर 38 पे देखेंगे हम कि उनके जो कपड़े हैं वो धुलकर वापस आने के बाद भी लेखक के घर पे अतिथि अभी भी टिके हैं। लेखक यहाँ पर हमें कहते हैं कि अब तो तुम जिस बिस्तर पर सोते हो वहाँ की जो चादर है उस चादर पर जो सिलवटें पड़ी थी वो हमने चादर अब बदल दी है। इसका मतलब जो अतिथि है वो जिस बेड पे सोता था या जिस बिस्तर पे सोता था उस बिस्तर की जो चादर है उस चादर पर उनके सोने की वजह से क्या पड़ गई थी, सिलवटें पड़ गई थी। तो उनके बेड की जो चादर है लेखक ने वो भी चादर अभी बदल दी थी। अब तुम्हें देखकर मुस्कुराहट नहीं आती बल्कि गुस्सा आता है। लेखक को अतिथि को देखकर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं आती, उनको देखकर उनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनको गुस्सा इसलिए आता है कि वो चाहते हैं अतिथि जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए, लेकिन वो जाने का वहाँ पे नाम नहीं लेता। तो लेखक कहते कि जब तुम आए थे तो हमने कितनी सारी बातें की थी। होता है ना, हमारे घर में जो कोई भी अगर मेहमान आता है तो हम जो पहले दिन अगर कोई मेहमान आता है तो उसके साथ हम ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी यहाँ की वहाँ की। उस रात में भी हम लोग बहुत देर तक जागते रहते हैं, जल्दी से सोते नहीं, क्योंकि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। तो ठीक उसी तरह से लेखक के घर में जो अतिथि आए थे उनके साथ भी यही हुआ था। हंसी के ठहाके लगाए जा रहे थे। अब इस बातचीत की उछलती हुई गेंद टप्पे खाकर चुप पड़ी है। इसका मतलब अब वो सारी बातें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यानी लेखक अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं और जो अतिथि है वो फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। इसका मतलब जो फिल्मी मैगजीन आती है वो देख रहे हैं। इसका मतलब दोनों भी चुप है, दोनों भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ना कोई किसी के साथ वहाँ पे बात कर रहा है। तब लेखक कहते हैं कि हमने क्या क्या बातें की थी जब अतिथि घर में आए थे। उनके जो पहले दिन, जो मैंने जैसे कहा कि हम पहले दिन बहुत सारी बातें करते अतिथियों के साथ, मेहमानों के साथ, रिश्तेदारों की, तो लेखक ने भी उस अतिथि के साथ ढेर सारी बातें की थी। अब वो बातें किस किस विषय पर थी वो देखिए कि परिवार पर बातें हो गई थी, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक की बातें हो गई थी। और उसके इतना ही नहीं बल्कि जो कॉलेज के दिनों की बातें हैं वो कॉलेज के दिनों की बातें भी उन्होंने अतिथि के साथ की थी। जैसे कि कैसे वो कॉलेज के दिनों में अपने पुरानी प्रेमिकाओं को आंख मार मार कर वो बातें करते थे। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉलेज के दिनों की बात है वो बातें यहाँ पे लेखक ने अतिथि के साथ की थी। अब बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। अब प्रत्येक क्षण जो है वह बोरियत भरा लगने लगा है। अब सारी बातें हो गई है, सारे टॉपिक्स उन्होंने बातों में कवर कर लिए हैं। अब उनको बोलने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं है। अब एक एक जो पल है, एक एक जो समय है, एक एक जो क्षण है वो बोरियत में बदलने लगा है। जो तुम्हारे प्रति भावनाएं थी, इसका मतलब लेखक के मन में जो अतिथि के प्रति भावनाएं थी, अब वह भावनाएं गालियों का रूप धारण कर रही है। मतलब यहाँ पर लेखक का मन हो रहा है कि वह इस आए हुए अतिथि को ढेर सारी गालियाँ दे। ऐसी कौन सी गोंद से तुम मेरे यहाँ चिपके हो, यहाँ पे बता दो। तो यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे एक व्यंग किया हुआ है कि ऐसी कौन सी गोंद लगा के आए हो जो तुम मेरे यहाँ चिपके बैठे हो, बताओ। बार बार मन में प्रश्न आ रहा है कि अतिथि आखिर तुम कब जाओगे। जिस तरह से तुम मेरे घर में चिपके बैठे हो, मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आ रहा है कि तुम मेरे घर से कब जाओगे। अब आगे देखते हैं कि लेखक की जो पत्नी है उन्होंने लेखक से क्या पूछा। तो उन्होंने लेखक से पूछा कि कब तक टिकेंगे ये। इसका मतलब अतिथि के बारे में लेखक से पूछा उन्होंने, उनकी पत्नी ने, कि ये अतिथि कितने दिन और टिकेंगे। लेखक की तरफ से उन्हें कुछ पक्का जवाब नहीं मिला वहाँ पे। तो आखिर उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि देखो, आज तो मैं खाने में खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी हल्की रहेगी। लेखक ने कहा बनाओ, खिचड़ी ही सही। इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वह अतिथि लेखक के घर में आए हुए थे
तब खाना कैसा था। और अब देखिए पंच पकवान बनाते बनाते अब वे खिचड़ी बनाने पर आ गए हैं। इसका मतलब जितनी भी मेहमान नवाजी करनी थी उन्होंने कर चुकी है, वो लोग कर चुके हैं। अब वो लोग सादे खाने पे आ गए हैं, सादा खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। फिर भी अतिथि को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं देते, मतलब अब तुम अपना बोरिया बिस्तरा नहीं बांधते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। इसका मतलब घर में खाना बनाना ही बंद कर देना पड़ेगा। इसका मतलब आप देखो कि सबसे पहले वो आए थे तो उन्होंने डिनर बनाया, जो रात का जो खाना होता है उसको डिनर में तब्दील कर दिया। उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है उसको लंच में तब्दील कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने बनाया था वो थी खिचड़ी बनाई थी। अब इसके आगे और दिन अगर मेहमान वहाँ पे रुकते हैं तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अगर और दिन यहाँ पे तुम रुकोगे तो अगर कुछ नहीं बनाने को रहा तो हमें सिर्फ उसके आगे उपवास तक ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें उपवास ही रखना पड़ेगा। लेखक कहते कि तुम्हारे जाने के लिए यह एक उच्च समय होगा। अब इस समय में तो तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, जानता हूँ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, जानता हूँ कि हमें दूसरों के यहाँ हमेशा अच्छा ही लगता है। बस चलता तो लोग अपने अपने घर में कम और दूसरों के घर में ज़्यादा रहते हैं। होता है ना कि दूसरों के घर में हमें अच्छा ही लगता है क्योंकि सब टाइम पे खाना मिलता है, सब सारी चीज़ें हाथ में मिलती है, तो दूसरों के घर में यहाँ पे हमें अच्छा ही लगता है। तो लेखक यहाँ पे यही बात समझा रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे मेरे घर में अच्छा लग रहा होगा, दूसरों के यहाँ हमेशा अच्छा ही लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर छोड़ के दूसरों के यहाँ इतने दिन रुके। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। और भला घर को स्वीट होम क्यों कहा गया है? तो दूसरों के यहाँ कितने भी दिन रहे, लेकिन आप वापस तो हमें अपने ही घर आना होता है, अपने ही घर हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम अपने घर को स्वीट होम कहते हैं, जो अपना है। तो इसका मतलब तुम दूसरों के घर में रहते हो तो उनकी स्वीटनेस को क्यों ख़त्म कर रहे हो? जैसे तुम मेरे घर में रह रहे हो तो मेरे घर की स्वीटनेस को क्यों ख़त्म कर रहे हो? शराबत भी कोई चीज़ होती है। मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, लेकिन गेट आउट भी एक शब्द होता है जो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, और मेरे घर से जाने के लिए तुम्हें वो शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक के मन में कितनी सारी बातें चल रही है उस अतिथि को भगाने के लिए, लेकिन वह मुंह पर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें उनके मन में चल रही है कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अतिथि को समझ में नहीं आ रही है, वो लेखक के घर में अभी भी टिके हुए हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अपनी खर्राटों से और एक रात बिताने पर कल जो सूर्य की किरण बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आने की आगमन की 5वीं किरण होगी। इसका मतलब लेखक के घर में उस अतिथि को आए हुए आज कितने दिन हो रहे हैं? 5 दिन पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब अतिथि को आए हुए 5 दिन पूरे हो गए, फिर भी वो जाने का वहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। लेखक कहते हैं कि अब तो तुम सम्मानपूर्वक जाने का निर्णय ले ही लोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, इसके आगे तुम नहीं रुकोगे ये मुझे लग रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जो सहनशीलता है, मेरी जो सहन शक्ति की वह सहन शक्ति जो है वह मेरी सहन शक्ति की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं तुम्हें और नहीं सहन कर पाऊँगा, मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊँगा और मुझे चक्कर आएंगे अगर तुम बोलोगे कि मुझे और कुछ दिन यहाँ पे रुकना है। तो हे मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर एक बात मुझे बताओ कि देवता और मनुष्य एक साथ अधिक देर तक नहीं रह सकते। यहाँ पे लेखक ने एक बात बताई है कि देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का दर्शन करने हम मंदिर में जाते हैं, तो भगवान का दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकल जाते हैं, हम वही मंदिर में ठहरते नहीं हैं, और देवता भी दर्शन देकर लौट जाते हैं। तो उसी तरह भी लेखक कहते हैं कि मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, तो अतिथि अगर देवता है तो मैं तो मनुष्य हूँ ना, तो अतिथि और देवता एक साथ कितनी देर और रहेंगे? अतिथि तुम लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है, इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। मनुष्य अपने वाले पर उतर जाए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी।
उसके पहले ही हे अतिथि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ में हम लेखक की जो मनोदशा को हम समझ सकते हैं कि वे कितने परेशान हो गए थे उस मेहमान की वजह से, और मेहमान को भगाने के लिए उनके मन में कितनी सारी बातें, क्या क्या तरकीबें आ रही थी। वे ही नहीं, उनकी पत्नी भी यह चाहती थी कि ये जो अतिथि जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाए। उनके आने से लेखक के दिनचर्या में जो उथल पुथल हो गई थी। तो इस तरह से लेखक शरद जोशी ने इस पाठ के माध्यम से एक अतिथि का वर्णन किया है कि एक अच्छा अतिथि कैसा होता है और एक बुरा अतिथि कैसा होता है। हमेशा हम लोग किसी के घर में अगर जाते हैं तो हमें उनके हिसाब से सब कुछ रहना पड़ता है, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। या कभी कभी हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो उनके हिसाब से भी हम लोग चलते हैं। जो हमारा रूटीन होता है वो कुछ अलग रहता है, लेकिन कोई मेहमान अगर हमारे घर में आते हैं तो उस रूटीन में बदलाव आ जाते हैं। तो वो रूटीन कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है या वो रूटीन कभी कभी हमें चिड़चिड़ा भी बना देता है। तो इसी तरह लेखक की यहाँ पे हालत हो गई थी उस अतिथि की वजह से, जो अतिथि उनके घर में 5 दिन ठहरा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ को अच्छे से एक बार आपको फिर से पढ़ना है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।